तो स्वागत है आप सबका स्टडी 09 में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पेट का एग्ज़ाम आ गया है, तो काफ़ी तैयारी हो रही है, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने अभी जो है कि एक वीडियो डाला है पेट से रिलेटेड, कुछ उसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड को वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। प्लीज़ आप पहले वीडियो भी देख लीजिए और ये सेकंड वीडियो भी देखिए। ज़्यादा समय ने मैं नहीं लूँगा आप लोग को, बहुत जल्दी मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ और उसका डिस्कशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें आ गया है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से आती है। तो ये प्रथम नियम है, आपको पता है कि न्यूटन के 3 नियम हैं, ठीक है। जो थर्ड नियम है आपको पता है एक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो होता है, और सेकंड जो है कि सेकंड भी नियम है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट नियम है जिसे इनर्शिया नियम भी बोलते हैं, इसमें बल की परिभाषा देखने आती है। कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहनी चाहिए जब तक उस पर कोई बाहरी वस्तु या कोई बाहरी बल न लग जाए, ठीक है। मुझे बताइए बल किस प्रकार की राशि है, सदिश या अदिश, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ पे आपको कुछ साइंटिफिक का नाम दिया हुआ है, मतलब साइंटिस्ट लोग का नाम दिया हुआ है और उनके द्वारा खोजी हुई चीज़ों का नाम दिया हुआ है। तो इसका आंसर एक्चुअली ये होगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। पेनिसिलिन एक दवा था जिसको एंटीबायोटिक दवा कहते हैं। और एक्सरे की खोज जो है कि रॉन्टजन ने की थी। और चेचक की दवा का जो है कि एडवर्ड जेनर ने किया था, इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। और रॉन्टजन को पहली बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था, ये बात आप याद रखेंगे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन जो है उसको पेनिसिलियम नामक कवक से जो है कि एक दवा बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो है कि एक एंटीबायोटिक दवा है और ये लीवर की बीमारी के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायनोमो क्या होता है। डायनोमो जो है कि आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सी आंसर, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, पानी की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट एट द टेम्परेचर क्या होता है। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, मतलब पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पे होती है, तो ये 4 डिग्री टेम्परेचर पे होती है। नेक्स्ट है दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर काफ़ी फेमस है, आप देखे होंगे। लैक्टो बैसिलस एक बैक्टीरिया भी होती है जो दूध को दही जमाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और लैक्टोमीटर जो है कि दूध की एक्चुअली घनत्व को मापती है, ठीक है। आगे दिया हुआ निम्न से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता, बाकी एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन का निर्माण हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं विटामिन डी और विटामिन के जो है ना, ये भी हमारे बॉडी में बन जाते हैं। वैसे विटामिन तो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, पर विटामिन डी और के हमारे शरीर में बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। थ्रोम्बिन का मुख्य कार्य क्या है। थ्रोम्बिन का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का, मतलब रक्त के ज़माने में। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है जो लीवर में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके ब्लड में भी होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दा का समान कार्य नहीं है। तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है। बाकी इसके जो भी ऑप्शन देख रहे हैं सभी इसके कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन का उपयोग किया जाता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एथिलीन, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिजीज जो है कि टिटनस होगा। बाकी ये सभी जो डिजीज होगा या वायरस से होता है, न कि बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देख सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। आपको पता होना चाहिए सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। तो दोनों ही नाभिकीय और संलयन अभिक्रिया में एक्चुअली कन्वर्ट हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर जो है कि विस्फोट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी का उत्पन्न होता है, ठीक है। ये केवल सन की बात नहीं है, सभी तारों में भी यही प्रक्रिया होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो हाइड्रोजन बम होता है ना, वो भी नाभिकीय संलयन पे ही कार्य करता है, पर जो एटॉमिक बम होता है, परमाणु बम और नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, ठीक है। प्लीज़ इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देख सकते हैं, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो मीथेन होती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी होती है, ध्यान दीजिए। ग्रीन हाउस गैस काफ़ी बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं ग्रीन हाउस गैस से। हमारे पृथ्वी पर एक्चुअली मोस्टली 6 ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सभी 6 गैस ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जो कि सूर्य की रोशनी को अपने में ऑब्जर्व कर पृथ्वी को गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द मून, मतलब जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। मतलब आपको पता होना चाहिए चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 है। अगर आप 100 kg के चंद्रमा पे तो वहाँ पे आपका वेट 60 kg हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए।
निम्नलिखित में से ऊष्मा सबसे अच्छा चालक है, तो ये पारा होगा, मर्क्यूरी। हीट इज द बेस्ट कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग, मर्क्यूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो रेडान नहीं पाई जाती है, मैं आपको बता दूं। नोबल गैस एक्चुअली हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान होते हैं। रेडान एक्चुअली हमारे वायुमंडल में गैस नहीं पाए जाते हैं, पर एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोग को, रेडान गैस वहाँ एक्चुअली निकलता है हमारे ज़मीन से जहाँ पे एक्चुअली अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे निकलता है। इसलिए रेडान गैस को ना अर्थक्वेक इंडिकेटर गैस भी कहा जाता है। नॉर्मल ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, पर यह अर्थक्वेक के समय पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए रेडान गैस को अर्थक्वेक इंडिकेटर गैस कहा जाता है, प्लीज़ इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट एक आपको दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा सही नहीं है, तो इसका केवल सी होगा। उन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो यह मैं बता दूं, यह ज्योतिबा फुले जो थे, जो जिन्होंने गुलामगिरी भी लिखा था और काफ़ी फेमस महाराष्ट्र के थे, ज्योतिबा फुले ने ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, न कि दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इन्होंने वेदों की और लौटों का भी नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए की भी नारा दिया था, काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेंगे। इन्हीं के समय पे जो है कि भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान और इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें, तो इसका जो होगा वन, डिजराइली ने एक्चुअली बोला था कि यह सभ्यता, यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजराइली ने बोला था, ठीक है। जो है कि टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह राष्ट्रीय माफ़ कीजिए, हाँ, जो है कि टी.आर. होम्स ने बोला था बर्बरता और सभ्यता के बीच की युद्ध है। बी.डी. सावरकर ने इसे बोला था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और कर्नल रीज ने बोला था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये बोला गया था, ठीक है। तो कई बार कथन बहुत फेमस हैं 1857 की क्रांति में। अगर बात करूँ 1857 की क्रांति को, तो वैसे तो 29 मार्च 1857 को जो है कि 57 को मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों को मारकर इस विद्रोह की शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी बंगाल में। पर इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति, ठीक है। आपके लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, आपके बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। कानपुर में जो है कि नाना साहब थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, और दिल्ली में जो है कि बहादुर शाह जफर थे, जो है कि इस विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश जनरल एयरकोट ने हैदर अली को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये होगा पोर्टोनोवा का युद्ध, ठीक है। यह एक्चुअली भारत मतलब मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें से सेकेंड युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। हैदर अली मैसूर के राजा थे, राजा बोलिए या नवाब बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आप, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, यही एक कारण था जिसको इसे 1907 में यह सूरत अधिवेशन होता, काफ़ी फेमस है। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए, गरम दल नरम दल अलग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया, तो मैं आपको बता दूं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, रॉयलेट एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का पीछे यह रीज़न था कि जो अमृतसर के जो लोग वहाँ के लोग थे ना, वो एक्चुअली सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू 2 पंजाब के फेमस नेता थे, उनको रिहाई के लिए, उनको छोड़ने के लिए जो है कि वो लोग आमरण अनशन मतलब एक अनशन कर रहे थे, ठीक है। पर माइकल ओ डायर जो था, जनरल ओ डायर, वो क्या करता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबके ऊपर गोली चलवा देता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय शंकर नारायण ने क्या किया था कि सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड और सर की उपाधि त्याग दी, और गांधी जी अपने कैसरे हिंद की उपाधि
उपाधि भी वापस कर दी। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को ना 9 जनवरी 1915 को मिला था, क्योंकि 1915 में गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिक में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए। ठीक है, मतलब सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित हुआ था, निम्न से कौन इसमें सदस्य नहीं है? तो जॉन साइमन नहीं है। एक्चुअली जॉन साइमन कमीशन था ना, 1928 में आया था, आपको पता होना चाहिए, जो भारत में लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में जांच करने के लिए आया था, और इसके साथ साथ जो है कि ये भारत में भावी संविधान सुधारों की बात करने आया था, जॉन साइमन कमीशन। ठीक है, और साइमन कमीशन एक्चुअली इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, इसका काफ़ी भारतीय लोग ने विरोध किया, और इसी कमीशन के बाद जो है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी 16 नवंबर 1928 को लाहौर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 56 का बी होगा, जॉन साइमन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैबिनेट मिशन के ही रिकमेंडेशन पे भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई और अंतरिम सरकार बनाई गई। बात अभी याद रखेंगे, काफ़ी फेमस है यह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम इज विथ आवर रिच, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, बात जो है कि महात्मा गांधी ने कही थी। नेक्स्ट देखेंगे, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में निम्न से किस पार्टी की सत्ता थी? तो यह थी लेबर पार्टी की सत्ता थी। ठीक है, और पीएम थे सर क्लीमेंट एटली, याद रखेंगे, सर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम थे उस समय। नेक्स्ट था क्वेश्चन आप लोगों को, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में 1877 में हुआ था, 1877 में हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं भारत में ना दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है, एक लॉर्ड लिट्टन के समय 1877 में, एक 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, और एक 1911 में जो है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो 3 हो गया, कौन कौन? 1877, 1903 और 1911। ठीक है, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? तो यह होगा दावेल। दावेल जो है कि आज पाकिस्तान के पास पड़ता है, वहाँ पे यह बंदरगाह था, पोर्ट था। नेक्स्ट देखेंगे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भक्ति मूवमेंट वाज ब्रॉड फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया बाई रामानंद। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा ले जाने का प्रयास किया था? रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, कबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह शेरशाह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो बौद्ध का जन्म 566 BC में हुआ था, यह गलत है। ठीक है, इसकी जगह पे 563 BC होगा। ठीक है, 563 BC में इनका जन्म हुआ था, वैसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चालू किए थे? तो इंडो ग्रीक ने वो चलवाए थे। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है? क्या वह बौद्ध ग्रंथ है, क्या वह जैन ग्रंथ है, या दोनों? ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मिलिंद पन्हो किस प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो दूसरे एपिसोड में देख लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस आप वीडियो को देखिए, और कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।